एक मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा क्राइसिस है। अभी भी हम भारत में 50% मतलब कुल आबादी का 50% हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हो जाए। आपको कैंसर होता है, आपको कोई गांव से निकालता है? आपको डायबिटीज होता है, आपको कोई गांव से निकालता है? आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपको कोई गांव से बाहर निकालता है? सेल्फ कहाँ भूल जाते हैं हम। हमेशा ऐसे होता है कि हम जो बोलना चाहते हो ऐसे अटका हुआ है, हलक में ही नहीं निकल पा रहा है। मतलब गुस्से में हम क्या क्या बोल जाते हैं। बस कोई आपका एक साथी चाहिए और कोई आपको समझ सके। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिसके बाद बहुत पैसे हैं, वो अकेलापन नहीं है। जिंदगी से मौत आसान कैसे है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि हंसना इतना आसान क्यों है और रोना इतना मुश्किल क्यों? क्यों अपनों को गले लगाकर ये कह पाना कि हम ठीक नहीं हैं, ये पहाड़ सा महसूस होता है? क्यों हर इंसान जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है वो पागल नहीं है? क्यों हम उम्मीदों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि मौत जिंदगी से आसान लगती है? और क्यों किसी पे भी अपना हक जमाना आसान है पर उसको गले लगाकर ये कह पाना कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये मुश्किल है। आज हम पटना में हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटरव्यू करने आए हैं, जिनके बारे में हम जानने आए हैं, उसका नाम है मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन। मेंटल हेल्थ के सेक्टर में ये लोग 2010 से बिहार में काम कर रहे हैं, ऐसे ये महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। आज उनके योगेंद्र जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो ये यूनिट यहाँ पे पटना में हेड करते हैं, और उनसे जानेंगे कि बिहार में मेंटल हेल्थ की क्या स्थिति है, कितने लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं और क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं, रिश्तों पर सबसे ज़्यादा बोझ किस चीज़ का है, पैसों का, उम्मीदों का, या किसी और चीज़ का। आइए बात करते हैं योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। एक बहुत बड़ा मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य, जो कि मुझे लगता है कि बिहार जैसे जगह में इतनी ज़्यादा इसको लेके जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर है जहाँ पे मैंने एक बार एक साइकियाट्रिस्ट को ढूंढने की कोशिश की अपने फैमिली मेम्बर में किसी के लिए, मुझे नहीं मिले, और जो मिले वो उतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आपके हिसाब से, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य बिहार में, मेंटल हेल्थ? आपका जो अनुभव है, मुझे लगता है कि हम लोग रोज मतलब आप जो अनुभव बता रहे हैं मुजफ्फरपुर को लेके, चूंकि हमारे पास पूरे बिहार से कॉल आता है, बिहार के बाहर से भी आता है, कई सारे कॉल हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं हमारे पास। तो हम लोग हर रोज इस तरीके से मतलब चूंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम या वो जागरूकता या सपोर्ट सिस्टम लोगों को नहीं मिल पाता है, या यूं कहें कि वो एक आसानी से पहुंच नहीं है वहां तक, जैसे कई बार हमें खोजना पड़ता है। तो उस तरीके से बहुत सारे कॉल हमारे पास आते हैं हेल्पलाइन पे, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने हेल्पलाइन के थ्रू, अपने जो हमारे दक्ष काउंसलर हैं उनके थ्रू हम उनको मदद कर पाएँ। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ पागल लोगों को साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, मतलब एक लाइन में मैं कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा इसे समझना पड़ेगा। अज्ञानता है मेरी? अज्ञानता नहीं कहेंगे हम, इसको ये कहेंगे कि आप मतलब अवेयर नहीं है चीज़ों से। अज्ञानता एक अलग विषय हो जाता है। आप अवेयर नहीं है, या उस तरीके का कभी हमारे पास कल्चर नहीं रहा है जहाँ पे हम इसको समझ पाए, तो वही बड़ा बात होती है। कल्चरली भी हम कितना, या उस तरीके का इन्वायरमेंट हमारे पास है कि नहीं। बट आपने 2 टर्म यूज किया है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ? जी बिल्कुल। हाँ, तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपने 2 टर्म यूज किया है। तो देखिए मतलब मानसिक स्वास्थ्य में भी अगर आप जब देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य में, तो मानसिक स्वास्थ्य में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब सबको ही मतलब बहुत सीवियर चीज़ें हैं या सबको उस तरीके से चाहिए। एक स्टडी ये कहता है कि 60% लोगों को, 60% लोगों को आप काउंसलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। मतलब वो ठीक हो सकते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से उनको आप बहुत मदद कर सकते हैं। बट ये करेगा कौन? तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली काउंसलिंग, चूंकि उनकी पढ़ाई जो, जैसे आप अन्य फील्ड में एमबीबीएस वगैरह करते हैं, तो वैसे साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मतलब उनके पास वो राइट है, या वो कहें कि आप मतलब उतने सक्षम हैं और उनके पास वो डिग्री है जो मेडिसिन लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि सुना होगा कि अच्छा इनको कुछ मेडिसिन भी चलता है, जैसे आप
एंजाइटी की दवा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अमूमन ये होता है कि हम मतलब ले तो मतलब आजकल तो कोविड के बाद तो ऐसा हुआ कि सब लोग डॉक्टर बन गए हैं, खुद से जाके मेडिसिन हाँ मेडिसिन लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए अमूमन, मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट दवा रिकमेंड नहीं कर सकते आपको, यही फ़र्क है। साइकोलॉजिस्ट का पूरा काम होता है काउंसलिंग का, तो एक परामर्शदाता होते हैं, काउंसलिंग के फील्ड में उनकी पूरी पढ़ाई होती है। तो जैसे साइकोलॉजी से कोई ने मास्टर्स किया है, मास्टर्स में भी उसने स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया, तो वो साइकोलॉजी में एमएससी कर लिया, तो अगर वो एज ए प्रोफेशन चुनेगा तो वो साइकोलॉजिस्ट बनेगा। और जो साइकेट्रिस्ट है वो बेसिकली उसमें प्रॉपर अपना एमबीबीएस करते हैं और फिर वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जाते हैं, बट उनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो मानसिक स्वास्थ्य ही होता है। ये दुख जो होता है मन का, ये इतना बड़ा कब हो जाता है कि वो रोग हो जाए? वो स्पेस हम नहीं खोज पाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मान लीजिए कि मैं अपनी बात किससे शेयर करूं, या मेरे अंदर बहुत चीज़ें चल रही हैं, मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं, मनुष्य हैं, भावनाएं रहेंगी हमारे अंदर। बच्चों में मैं देखता हूँ, अगर मैं देखें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो रोक दिया जाता है। मैं तो छोटे बच्चों का मतलब उदाहरण देता हूँ कि कुछ भी होता है, यह मत करो, यह गलत है, यह सही है। तो बहुत चीज़ें घर से शुरू होती हैं तय करना, रोकते 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 मैं तो कॉलेज लेवल का अनुभव लेता हूँ कि कॉलेज में अगर कोई यूथ है, अगर वो सवाल नहीं पूछ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर 18 साल का 20 साल का यूथ है और कोई क्वेश्चन अपने प्रोफेसर से नहीं पूछ पा रहा है, या उसे हेजिटेशन हो रही है पूछने में, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो अचानक से, सब में नहीं है, बहुत कम लोग हैं, बट फिर भी अचानक से नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसकी अपब्रिंगिंग हुई होगी, कहीं ना, तो बहुत चीज़ें बचपन में रोक दी जाती हैं। आप कह रहे हैं कि हम कह क्यों नहीं पाते हैं, तो जब कोई चीज़ को हम कह नहीं पाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल एक फैक्टर नहीं है। मतलब जैसे एक तो बड़ा एक हेजिटेशन होता है, दूसरा एक डर होता है, लोग क्या सोचेंगे। कई बार मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ मैं भी सोचता हूँ, और मैं आपके हिस्से का भी मैं ही सोचता हूँ कि आप क्या सोच लेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा या अपने फैमिली में शेयर करूंगा तो मैं तो दुखी हूँ ही, बाकी लोगों को भी दुखी करता हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब हमारे पास कॉल है, मतलब आप कहिएगा तो मैं कुछ सिनेरियो भी आपको शेयर करूंगा। बिल्कुल करें। तो एक कॉल हमारे पास आया था, एक 22-23 साल का यूथ है, और पटना से ही कॉल था। और वो यूथ, आप जानते हैं कि पटना में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए हैं, मतलब पूरे बिहार से ऑलमोस्ट यूथ पटना ही आता है तैयारी करने के लिए। किसी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वो बाहर गया था, मतलब बाहर मतलब बिहार के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया था, और वहाँ पे किसी ऐसे संपर्क में आया, और वहाँ पे फिर वो मतलब ऐसे असुरक्षित यौन संबंध में वो आया एग्जाम देने के दौरान वो युवा। और उसके बाद 2-3 महीने से उसके अंदर ऐसे चल रहा था कि मैं कहीं HIV पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि वो कहीं से सुन लिया कि ऐसा होता है। और फिर उसके बाद वो टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया। वहाँ से कॉल आया, और कॉल आने के बाद आप जो कह रहे हैं कि जो मतलब हम जो किसी से साझा करते हैं तो ऐसा मन में लगता है कि भाई मैं तो परेशान हूँ ही, सामने वाला भी परेशान होगा। इस केस में एग्जैक्टली ऐसे हुआ, तो उसकी पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। मतलब वो रोता था, इतना रोता था, उसके घर में मतलब उसके मम्मी, उसके पापा, बहन, मतलब वो तो जिस स्थिति से गुजर रहा है, या जो युवा 22-23 साल का युवा, आप समझ सकते हैं, आप जिस उस उम्र में आप एक करियर का अपने एक बड़ा हिस्सा सोचते हैं कि मैं लाइफ में क्या करूंगा, उस स्थिति में, उस स्थिति से गुजरने के बाद जो उसकी मन स्थिति थी, उसकी वजह से मतलब वो, चूंकि वो बार बार रोता था, तो पूरे अब वहां पे कॉल करके, और मतलब यहाँ तक ये था कि उसकी बहन भी, माँ भी, बाप भी, सब परेशान है, सारे लोग मतलब थोड़े बहुत तनाव में हो गए थे लोग, चिंतित। और ऐसा नहीं था कि वो बीमारी की वजह से, उनके अंदर बहुत कुछ था जो मतलब अपने बच्चे को परेशानी में देख के। तो ये एक उदाहरण, ऐसे हजारों उदाहरण जो हमारे पास आते हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत मदद किया, मतलब हम लोगों ने उस बच्चे के साथ काउंसलिंग की, उसको कन्विंस किया, फिर उसके पापा ने बात किया। तो फैमिली मेंबर को भी हम लोग सोचते हैं, क्योंकि केवल मतलब दोनों एंगल से, फैमिली को भी हमने काउंसलिंग किया यहाँ से। तो मतलब जो हुआ सो तो हुआ, अभी उसका दुख इतना भारी हो जाता है उसके साथ, वो उसको लेके आगे बढ़ पाना। तो वहाँ पे हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो एकदम मतलब ये बेशक है कि, और हम बहुत चीज़ें सोच लेते हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा बच के जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत चीज़ें हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता नहीं कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपने हिस्से का सोचे तो बेहतर है। अगर मैं सबके हिस्से का सोचने लगूँ तो
और ये सबके साथ होता है। ये आप जो सवाल पूछे हैं इसमें मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो एक बच्चा, ये बहुत आम है ऐसा सोचना, बहुत कॉमन है इस तरीके से जो लोग ऐसे सोचते हैं करते हैं। शराबबंदी का कुछ असर पड़ा है मानसिक स्थिति पे? देखिए मतलब शराब जैसा विषय है, मतलब मेडिकली भी आप जानते हैं कि अच्छी चीज़ तो नहीं है वो, मतलब और पहले भी मतलब बहुत साइंटिफिकली है कि उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। वो मतलब जो भी लोग लेते हैं अलग अलग तरीके से, और हम लोगों ने देखा है मतलब बहुत सारे केसेस, बहुत सारे, चूँकि मैं बाहर भी रहा हूँ, देखा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि इससे मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। उसका अलग दुष्परिणाम अलग तरीके से उनके ऊपर होने लगती है। तो इसमें हम लोग एडिक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारा अवेयरनेस करते हैं। तो बहुत सारे नए तरीके के अभी लोग ड्रग्स लेना शुरू किए हैं, और खासकर यूथ में। मतलब मैं थोड़ा ट्रैवल किया, बहुत दुख होता है, मतलब चूँकि हम लोग भी बिहार से निकले, वापस बिहार में काम करना आके शुरू किया, और मैं सोचता हूँ कि मतलब किधर, मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि बिहार में इतनी पॉपुलेशन यूथ की है, दूसरा हम देखते हैं कि हमारा यूथ जा किधर रहा है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यूथ है बाकी तरीके के जो एडिक्शन है उससे बचे। और कोई भी एडिक्शन हो, मतलब किसी भी, चूंकि हम लोग और बात करेंगे इस पे, कोई भी एडिक्शन हो उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे एकदम सीधा असर उसका पड़ता है। आप पूरा जो काउंसलिंग का आपका जो करियर है, इसमें सबसे हार्ड हिटिंग चीज, एक ऐसी चीज जो आपको समझ में आई हो आपके पूरे करियर में, क्या होगी मेंटल हेल्थ को लेकर? मतलब एक चीज मुझे जो लगता है ना कि जैसे मैंने कहा कि एक ओवर थिंकिंग वाला जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है ओवर थिंकिंग। जैसे मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी डैमेज होती हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरा मुझे लगता है इस पूरे, मतलब अगर मैं काउंसलिंग का अपना इस फील्ड का अनुभव बताऊं कि इसमें, तो इसमें एक चीज़ मुझे जो समझ आता है ना कि अ, मतलब एक बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है कि पता नहीं कितना अवेयर हैं हम लोग चीज़ें, मतलब हम किससे कनेक्ट करें, हमें स्पेस ही नहीं मिलता है। अगर कहीं से, मतलब आप ऐसे समझिए ना कि अभी हमारे पास पर डे का जो हमारे पास कॉल का मतलब रेट है वो करीब में 130-140 कॉल आते हैं। तो और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए, अब उसमें बहुत सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कई बार काउंसलर भी बर्नआउट हो जाते हैं ऐसे कॉल को लेके। उसको सारे सिचुएशन, मतलब आप सोचिए कि हम अभी बात कर रहे हैं, वो दिन में कोई व्यक्ति अगर 10 कॉल 12 कॉल ले रहा है तो उससे उसके साथ कैसे चल रहा होगा। मतलब हम, होता है ना कि एक एक हम विषय पे बात करने के बाद कई घंटों हम उसे सोचते हैं, और एक काउंसलर जो है वो दिन भर वही काम कर रहा है, अगेन अगेन वही काम करके। बट उसमें एक दो इंसिडेंट मुझे याद है जो हमारे हेल्पलाइन पे आए। एक तो बच्चे वाला मुझे याद है कि छोटा बच्चा जो है वो, कि मतलब उसकी माँ माँ का कॉल था, माँ कितनी परेशान थी। जो मुझे, मतलब देखिए जब छोटे बच्चों में चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो मुझे और थोड़ा परेशान करती है छोटे बच्चों में। मतलब मुझे ऐसे थोड़ा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बचपना है, हम लोग जब अपना बचपन जिए थे तो खूब खेलते थे, मतलब खेल के आते थे और एकदम थक जाते थे। और थक के आराम से फिर पढ़ाई भी हाँ करते हाँ थे, हाँ। सो जाते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से एडिक्ट हो गए हैं गेम में, और बहुत चार दीवारी में बंद हो गए हैं, और खासकर मतलब बड़े फिर भी थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में, और जब उस कंडीशन में अगर ऐसा है कि बच्चे ने अपने आप को हार्म किया हो, बच्चे ने कहीं कट लगा लिया है कुछ, बच्चा और छोटा बच्चा है, 13-14 साल का बच्चा है, तो वैसा बच्चा अगर अपने आप को कहीं कट करता है, हार्म करता है, उसकी माँ परेशान है, तो मतलब ये सुनने में लग सकता है कि मतलब ये तो बहुत आए दिन ऐसे न्यूज, हाँ ये न्यूज में आता है। बट थोड़े डीप थिंकिंग इसमें अगर किया जाए, इसको जाके थोड़ा उस सोशली एस्पेक्ट से समझा जाए कि क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें, हम किस तरफ जा रहे हैं, वो चाहे बचपना हो चाहे यूथ हमारा किस तरफ जा रहा है। और वही है जो आपने किया था कि मानसिक स्वास्थ्य की जो हालात हैं वो कहीं न कहीं इसका एक बड़ा मतलब असर है। और बच्चे कॉल करते हैं आप लोग? मतलब बच्चे जो हैं हमारे यहाँ बहुत नहीं कॉल करते हैं, जहाँ हम जाके सेंसिटाइज करते हैं तो हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जो 7th-8th के बच्चे हैं उन बच्चों के साथ हम जाके इन सब विषयों पे बात करते हैं, और बात करके उनको अवेयर करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं। तो वहाँ से कुछ बच्चों की मतलब अभी भी जैसे, और ज़्यादातर हम लोग क्या है कि अभी भी जो हम लोग जाते हैं स्कूल्स में, हम ज़्यादा कवर करते हैं कि गवर्नमेंट की स्कूल हो वहाँ पे जाके करते हैं। तो अभी बट फिर भी मतलब मैं बोलूँ कि हाँ आते हैं, मतलब 1 कॉल 2 कॉल ऐसे बच्चों के आ जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चे?
मतलब उतनी तो डेप्थ समझ बच्चों की नहीं है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएँ या उस मतलब परिप्रेक्ष्य में बात करें। ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव बेस होता है बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, उनको जानना होता है कि है क्या विषय। तो अच्छा लगता है, मतलब अगर बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी मतलब चूँकि धीरे-धीरे मतलब उससे हमें ये समझ आता है कि हाँ, अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ेगी, और जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और और अवेयरनेस बढ़ने के साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बातचीत की भी बहुत कमी है। बातचीत जितना करेंगे बच्चों के साथ, वो चाहे स्कूल में हो, चाहे पेरेंट्स हों, तो हम कहीं न कहीं जो ये ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि किसी ने कट लगा लिया, अब वो इंसिडेंट होने के बाद हमारे पास कॉल आता है तो हम वहाँ तो काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन मतलब एक एंगल हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ हो ना या बढ़े ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बच्चे सेल्फ हार्म कर रहे हैं अपने आप को, या बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी है, या बच्चे मेंटल हेल्थ उनका सही नहीं है, इस चीज़ को पकड़ने के लिए या इस चीज़ को पता करने के लिए पेरेंट्स को कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो नोटिस करने चाहिए? क्या आप देखते हैं कि बच्चे, आपने कभी ये नोटिस किया है कि बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ा है? ये बात तो सही है। बच्चों के अंदर ये बात एग्रेशन सही बढ़ा है, है, ये आपने बात क्या सही है। मतलब, और मोबाइल ना दे तो वो एग्रेशन जो है ना, तो ऐसा नहीं है बहुत, मतलब पेरेंट्स क्यों नहीं, मतलब ये हाँ, बट पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा उनको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और थोड़ा और उन्हें मतलब सहज होके वो देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस तरीके, चूंकि मतलब हम तो बात करते हैं कि भी मतलब आप ऐसे देखते हैं, चलो वो 22 साल का कोई था, किसी ने 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। बट कहीं ना कहीं अगर हम उसको इतना मेंटली, मतलब हम आपको बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, जिम जाते हैं हम, खूब सारे मसल्स बनाते हैं फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की कहाँ बात होती है, मेंटल वेलबींग की कहाँ बात होती है। हम शरीर को मजबूत करने की बात करते हैं, हम अपने दिमाग को कितना ट्रेंड किए हैं, कितना मजबूत किए हैं अपने बट दिमाग को। वो वहीं पे बात आ जाती है कि मुझे लगता है कि बचपन से ही हम लोगों को ये बताया जाता है कि सिर्फ जो लोग दिमागी तौर पर सही नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं को हम्म। हेल्प की ज़रूरत है। जी, तो एकदम मतलब मुझे लगता है कि जो है ऐसा एकदम नहीं, हम सबको ज़रूरत है, हमें भी है, आपको भी, हम सब लोगों को, बस हमें ये पता होना चाहिए, और वो पता होने के कई सारे सिम्पटम हैं। मतलब कुछ मैं ऐसे मतलब सामान्य सिम्पटम बताता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कि कई दिनों तक आप ऐसे उदास रहते हैं। होता है ना, कई दिनों तक मतलब बिना वजह, आपको पता नहीं चल रहा है मेरा वजह क्या है। क्योंकि अगर वजह पता चल जाए या आप उसको समझ पाएँ, तो आप तो ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन हमें कई बार वजह नहीं पता चलता है, कई बार लगता है कि अच्छा 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं उदास हूँ। फिर कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे मित्र थे आपके, अचानक से आप कटने लगे सबसे। बात करने का मतलब फ़ोन आता है तो फ़ोन साइड कर दिया, बात करने का मन नहीं कर रहा है आपका। ऐसा भी होता है कई बार। कई बार ऐसे होता है कि बात-बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, चिड़चिड़ापन। बात-बात पे गुस्सा आना। कई बार ऐसे होता है कोई सामान्य बात है उसको हाई टोन में बात करना। कई बार ऐसे होता है कि अचानक से आपको भूख कम लगने लगता है। कई बार रात को नींद भी नहीं आती है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे सिम्पटम हैं जो आप समझ सकते हैं। अब इस सिम्पटम को भी बहुत सामान्य बना दिया गया है, पता है आपको? इस वाले सिम्पटम को भी बहुत सामान्य बना दिया गया है। लोगों को लगता है कि तो बस चल रहा है, ऐसी हाँ, चीज़ें। जैसे मुझे भी लगता है हाँ, कि जैसे हाँ, हम लोग जब दिल्ली से यहाँ पे आए, तो अचानक दोस्तों से कट गए, अचानक ऐसे लगे, मुझे भी लगता है कि किसी-किसी दिन लगता है कि मेरा उठ के रूम से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे किसी से मिलने का। एक बहुत लंबा फ़ेज़ आया जहाँ मुझे किसी से तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल का, जब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। जी। पर उस चीज़ को मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मुझे लगता था कि ठीक है, ये शायद मेरी ही कोई आदत है, या मेरे ही दोस्त नहीं है अभी जिनसे मैं बात कर सकूँ। इन सब पर कभी किसी ने चर्चा नहीं करता है कोई। तो मैं बोला कि बातचीत बहुत ज़रूरी है। इन सारे विषयों में बातचीत बहुत ज़रूरी है। बातचीत करें कहाँ? किस जगह बातचीत करें? किससे बात करें? कहाँ बात करें? ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं एक और उदाहरण बताऊँगा पटना का ही, कि एक स्कूल में मैं बच्चों के साथ संवाद कर रहा था। तो लगभग 70 बच्चे थे और वो सारे बच्चे 8th क्लास के थे, और बहुत सामान्य सा प्रश्न था कि पिछले 1 सप्ताह में कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात को पिछले 1 सप्ताह से अच्छे से नहीं सोए हैं। 70% बच्चों ने हाथ ऊपर किया कि रात को 1 सप्ताह से नहीं सोए हैं। मतलब कोई 2 घंटा मतलब अच्छे से नहीं सोना, मतलब कि बार-बार नींद खुल जाना, बार-बार डीप स्लीप नहीं लिया। तो ऐसी बहुत सारे सिम्पटम हैं जहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि, और इस सिम्पटम से हम समझ सकते हैं।
आप जो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे, छोटे बच्चों में भी जो मैं बताया कि उनके अंदर एग्रेशन या किसी के प्रति ज़्यादा वो मतलब उसके बिना जैसे मतलब इसके बिना ये काम नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों के साथ भी, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। बट वही है कि लार्जरी जो पहला सवाल था कि अवेयरनेस, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना चूँकि मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप खुद समझेंगे कि बहुत चीज़ें ऐसे लगेगा कि शायद अगर उस समय मुझे पता होता, जैसे आप बता रहे हैं कि ये नहीं हो, अगर उस समय आपको पता होता कि चलो एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसा हेल्पलाइन है जहाँ पे हम कॉल करेंगे और कॉल करके हम अपने मन की बात कह सकते हैं। मतलब अभी आपको मतलब अगर आप मैं मतलब बोलूँ कि आपको लगता है कि अगर आपको अपने मुजफ्फरपुर में आप हैं, मुजफ्फरपुर में आपको किसी से बात करना हो, कितने आप कंफर्टेबल होंगे बात करने के लिए? हाँ, कितने आप कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। तो इसीलिए जो हम लोग काम करते हैं वो बहुत ही गोपनीयता के साथ, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम कोई भी आंकड़ा एक तो साझा नहीं करते हैं, बहुत मतलब आपकी पहचान भी नहीं हम बताते हैं। दूसरी बात है कि बहुत मतलब हम आपके साथ मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत आपको सब कुछ हम मतलब फ़ोन पे ही चीज़ें ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आपके साथ जर्नी जीते हैं। आप जिस कंडीशन में हैं और वो स्पेस देते हैं जहाँ पे अपने मन की बात आप कह सकते हैं, सेफ स्पेस बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है रेपो बिल्ड करना। जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा ना, मतलब अगर हमारा आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा तो आप अपने मन की बात मुझसे नहीं कहिएगा। ये गुस्से को और गुस्सा है, दुख है, इसको जाहिर करना इतना मुश्किल क्यों है? फिर वही मतलब आप मतलब देखिए, गुस्सा तो ऐसा नहीं है, मतलब बिहार में बहुत लोग गुस्सा करते हैं। अगर बिहार की मैं बात करूँ तो मतलब गुस्सा हम सब करते हैं। देखिए अभी आप जाइए मतलब आप देखिए कि मैं पटना में देखता हूँ कि लोग आप सड़क पे देखिए कितने लोग गुस्सा करते बट हैं। वो गुस्सा आपको लगता है कि हाँ, कहीं रोड रेज जैसी चीजों को लोग देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी को वो गुस्सा जो रोड रेज वाला आता है या वो रोज दिनचर्या में या डेली लाइफ में जो गुस्सा आता है, वो कहीं और का पेंट अप इमोशन होता है, कहीं और का दबा कुछ एकदम होता है एकदम ऐसा? एकदम एकदम क्योंकि बहुत लोग घर पे नहीं निकाल पा रहे हैं या अपने फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, इसलिए वो सड़क पे निकाल रहे हैं अनजान लोगों के सामने। मतलब बहुत आपका जो सवाल है बहुत ही सही सवाल है, और मुझे लगता है कि हम सब इससे गुजरे हैं इस अनुभव से। मतलब मैं भी अछूता नहीं हूँ। कई बार ऐसे होता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाना, कहीं का गुस्सा, और सबके साथ होता है ये। मतलब सवाल आपका है कि हम इतना मुश्किल क्यों है? तो देखिए मुश्किल जो है मतलब गुस्सा और दुख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब गुस्सा हो गया, रोना हो गया, दुख हो गया। तो गुस्सा तो ऐसा नहीं, गुस्सा हम लोग निकालते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका तरीका अलग होता है, उसका अप्रोच अलग होता है गुस्सा निकालने का। मतलब जो भी मैं कहता हूँ कि मतलब एज ए ह्यूमन हम इंसान हैं, मैं कहता हूँ हम लोग मशीन नहीं है, इंसान है। और इंसान है तो इंसान की भावनाएं अपनी है, और भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। गुस्सा भी एक भावना है, इमोशन है आपका। आपका गुस्सा है, आप खुश होते हैं, आप दुखी होते हैं, हर तरीके के भावनाएं आपके अंदर, वो व्यक्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो व्यक्त किस तरीके से कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो बड़ा निर्भर करता है। और वहीं में थोड़ा हम लोग लैग कर जाते हैं। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लोग जजमेंट में पहुंच जाते हैं। मुझे अगर कोई बोलेगा कि मैं दुखी हूं तो मैं सबसे पहली चीज ये करूंगा कि मैं जज करूंगा उसको कि अरे यार तू तो फालतू है, तेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए तू दुखी हो रहा है। तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तुरंत जज करते हैं। इस वजह से लोग अपनी बातें नहीं कह पाते हैं अपनों को। मतलब एकदम मतलब आप जो कह रहे हैं मतलब सही है, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जजमेंटल तो हम लोग हर चीज़ में हो जाते हैं। मतलब और इसीलिए हम लोग मतलब वापस से मैं बताऊंगा हेल्पलाइन का, इसीलिए हम लोग ये भी डिस्क्लेमर करते हैं, हम नॉन जजमेंटल होकर बात करते हैं। कुछ भी आप कहेंगे हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे, जो कि हमारा वो यूनिक यूएसपी है। और एज अ मतलब एज अ प्रोफेशनल अगर हम जजमेंटल हो गए तो फिर हमारे में, और फिर तो हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। और है मतलब बहुत आप मतलब अलग अलग चीज़ों से देखिए कि मतलब कई सारे मायनों में हम लोग बहुत जल्दी आपको जजमेंटल होते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे आप कह रहे थे कि हम अपना दुख किसी से साझा किए। दुख तो देखिए बहुत है, हमेशा रोने चला आता है, अपना दुख रोता रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है ना? मतलब हम जजमेंटल भी हो रहे हैं, हम कंक्लूजन भी दे रहे हैं, दोनों हम ही दे रहे हैं। जबकि अगर वहां पे सुन भी लिया, मतलब मैं एम्पैथेटिक कितना हो पाता हूँ मतलब आपके साथ में वो उस। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ और है ना कि आप अगर सेंसिटिव नहीं है, आप मतलब आप अगर इस ये बहुत गंभीर विषय है, मतलब इसको समझने के लिए कि हम अपना दुख जाहिर करें और कोई मेरी उसको समझ पाए, मेरे साथ हो पाए, तो बहुत गंभीर विषय है। मतलब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है किसी के लिए भी।
मतलब एक तो बताना करेज, मतलब जैसे नहीं होता है रोने वाले में एक बड़ा मतलब अच्छा है, जैसे रोने वाले में होता है कि लोग कहते हैं, देखिए ना कैसे टैबू भी बना दिया जाता है, जजमेंटल भी, हम जजमेंट टैगिंग कर देते हैं कि लड़कियों की तरह रोता रहता है। मतलब हमने पूरा एक अपना मतलब फैसला ही सुना दिया। तो उसी तरीके से दुख के साथ भी हो जाता है कि मतलब अगर बचपन से मान लीजिए हमें वो बताया गया होता, दुख हम जाहिर करते हैं, लेकिन दुख जाहिर करने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आते 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 इस तरीके से घर कर जाती है ना, कि एक टाइम के बाद हम वो फिर कम कर देते हैं, और बहुत मतलब होता है, और कहीं ना कहीं ये एक एक बड़ा कारण बनता है मानसिक स्वास्थ्य का भी। और हर इंसान दुखी होता है, मतलब सुबह शाम आप अपने 24 घंटे को ट्रैक करिए, देखिए आप कितने इमोशन, मतलब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुजफ्फरपुर से चले होंगे, क्या था आपका इमोशन, क्या था या फीलिंग क्या था आपका? समय पे पहुंचना है। ठीक है, ए फीलिंग हाँ, बताइए। हाँ, और जल्दीबाजी में थे, हाँ, समय पे पहुंचना था, अच्छा कैसे करेंगे ये भी एक प्रेशर था, ठीक है। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मजाक में नहीं हैंडल नहीं कर नहीं, बहुत सकते। बहुत गंभीर विषय है, और मतलब ये इतना मतलब इस चीज को इंटरेस्टिंग भी रखना था इस सेंस में कि लोग सुने। मुझे अभी तक ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग इंटरव्यू जब ये फाइनली पब्लिश होगा तो ये इस मोमेंट तक लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो एक एडिशनल प्रेशर था मुझे। जैसे मैंने आपको बोला कल कि मुझे कल मैं इस मेंटल स्टेट में नहीं था कि मैं आज इंटरव्यू कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी दिमागी तौर पर 2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब था। कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि मुझे अपना रूम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मेरा बेड छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है। 2 दिन से मुझे लगता है कि मैंने अपनी वाइफ को भी फ़ोन किया और मैंने बोला यार मुझे 2 दिन से ना ये ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, और वो मेरी शक्ल पे भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं तनाव में, मेरा बेशक अभी आज मेरा इंटरव्यू करने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि टाइम वो था इसलिए मैं आया, और मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, हो सकता है मैं ये करूं, मैं आपसे बात करूं जिस तरह से हम बात कर रहे, तो हो सकता है मुझे लगा कि मुझे बेशक बेटर लगेगा, क्योंकि जी। अगर प्रॉब्लम मेरे पास है कुछ तो मुझे लगा कि आप ही सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं। नहीं तो मतलब ये इस इमोशन के साथ में जी। कल 1-2 दिन से मैं भी खुद भी गुजर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़े मतलब आपके बात विचार को मैं मतलब बेशक मतलब मैं तो मतलब आपको धन्यवाद भी बोलूँगा कि आप वो ट्रस्ट शायद लेके आए हैं यहाँ पे, जो हम जिस विषय पे भी बात कर रहे हैं, और ख़ासकर आप जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो एक एक बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि आपने हिम्मत जुटाया है। मतलब आप जो अभी जो कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, मतलब आप जिस मतलब सहज तरीके से आपने चीज़ों को कहा है, इतना आसान नहीं है कि अपनी बातों को कह पाना। तो पहले तो वही है कि मतलब वहाँ पे हम समझते हैं कि दूसरी बात है कि आपके अंदर एक होप है, मतलब जैसे एक होता है ना, एक उम्मीद जगता है कुछ ना कुछ मुझे समाधान मिल सकता है। कई बार हम उस होप के साथ भी आते हैं। तीसरा, जब हम असहाय महसूस करते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि हेल्पलेस, जिसे हम बोलते हैं कि हम हेल्पलेस महसूस करते हैं, हमें हेल्प मतलब हमें बस मदद चाहिए। अब किस तरीके का मदद होगा, उस मदद देने का स्वरूप क्या होगा, वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन एक चीज़ पता होता है कि मुझे मदद चाहिए। तो मदद जो चाहिए उसके लिए फिर हम लोग, तो यही है मतलब इसमें फिर हम जो आप कह रहे थे कि दुख जो है कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए जाहिर करना, लेकिन अगर आप हम उसके लिए एक सेफ स्पेस बना पाएँ, एक सुरक्षित माहौल बना पाएँ, जहाँ पे हमें लगे कि हाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, तो बेशक लोग रखते हैं, और अच्छी बात है कि हम लोग मतलब उसमें अभी तक तो बहुत खरे उतर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मतलब बात करते हैं, लोग रखते भी हैं, मतलब शुरुआत में और ऐसे नहीं होता है, मतलब अचानक से नहीं कि कोई आया और बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप मदद कर दो, ऐसे नहीं होता है। बात विचार शुरू होती है धीरे 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 धीरे, जब कॉलर के साथ जब तक रेपो नहीं बनेगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, तब बट जब तक। क्राइसिस कॉल्स आपके पास आती होंगी, जैसा कि जी मान लीजिए कोई एकदम उस कगार पर है जहां वो अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है, वो आत्महत्या कर सकता है, वो कुछ ऐसा कर सकता है जहां वो सेल्फ हार्म हो, जी। उस समय तो इतना वक्त आपके पास नहीं रहता होगा कि आप एक बेशक रेपो बना बेशक सकें। क्राइसिस कॉल की स्ट्रेटजी पूरी अलग होती है, मतलब क्राइसिस कॉल जो है हम लोग मतलब एक अलग तरीके से लेते हैं, तो इसमें मेजर जो हम ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले इमीडिएट क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं। किसी क्राइसिस कॉल के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? जी मतलब एक वो भी एक कॉलर हैं जो गंगा के किनारे
जा रहे थे अपना जीवन को खत्म करने। उनका मतलब स्टेटमेंट ऐसे था कि मैं बस ये लास्ट कॉल कर रहा हूँ, ऐसे था कि ये मेरे जीवन का लास्ट कॉल है। सिचुएशन ऐसे था कि मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कुछ उनके पास है। उसके बावजूद भी एक तो कुछ फैमिली के प्रेशर था, फैमिली में उनके बहुत सारी समस्याएं थी, तो बहुत मतलब बड़ी बात विचार होंगी, तो उतने हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट उनके ऊपर कई सारे एलिगेशन फैमिली के लोगों ने लगाया था, केस हुआ था उनके ऊपर, और बूढ़े माँ बाप थे, तो उनको नहीं मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, एक तरफ ये इतने एलिगेशन है, एक तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। तो इन सारे मतलब सिचुएशन में जब वो खड़े थे, तो मतलब उन्होंने लास्ट कॉल किया था इस होप के साथ कि शायद ये लोग कुछ बता पाए हमें। मतलब वो अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म हाँ, कर रहे एकदम वैसे तो मतलब इमीडिएट पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि हैं कहाँ, किस सिचुएशन में है। मतलब एग्जैक्टली पहले तो हम इमीडिएट मतलब वो जो कहते हैं, तो पहले तो देखिए, पहले सबसे पहला जो कदम होता है यही होता है कि हम मतलब वो कॉल किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप सोचिए, आप करें क्राइसिस कॉल में उस सिचुएशन में खड़े हो गए, अगर कोई आपको कॉल कर दिया, तो वही एक हमारा साइन है कि कुछ तो होप है। वहां से हमें समझ आता है कि नहीं होप होता तो नहीं कॉल करता। वो एक उम्मीद है, और वहां से फिर हम बात विचार आगे बढ़ाते हैं और इमीडिएट क्या कर सकते हैं। तो वहां पे देखते हैं कोई सुरक्षित स्थान है, बैठे, आसपास कुछ लोग हैं क्या, उनको किस जगह पे हैं, तो और फिर कोशिश करते हैं कि कुछ मतलब विद इन मिनट, कुछ मिनटों में वो एक सेफ स्पेस में आ पाए, और फिर उनके साथ धीरे धीरे और रेपो बिल्ड करते करते, बात करते करते, हम कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी उनकी ही बातों में, मतलब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं आते हैं, ना ही हम डायरेक्ट कोई उनको, तो वहां पे इस तरीके से उनके साथ किया गया। लगभग ये 45 मिनट का कॉल था। बचा पाए उनको आप? एकदम जी। तो हम कह सकते हैं कि 45 मिनट के बाद वो सुबह 11:30 बजे का कॉल था, और वो लगभग 12:30 बजे के आसपास में वो अपने घर तक आ गए थे बात करते करते। तो उनके घर से जहाँ वो खड़े थे बहुत दूरी नहीं था, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, और उस पूरे बात विचार के दौरान उनको हमने बोला पानी पीजिए, नाश्ता जैसे जैसे होते, और वो काफ़ी मतलब अलग अलग एंगल से बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे हम मतलब उनको मतलब जो काम कर, मतलब वो जिस अभी पड़ाव पे हैं या जो सोच रहे हैं, उसके साथ हम कैसे बने रह के हम उनको फिर वहां से लेके बाहर आए। आपने कभी इस चीज को जानने की कोशिश की है कि मौत जिंदगी से आसान क्यों हो जाती है कभी कभी? संक्षेप में अगर आपसे इस बात का जवाब पूछूं मैं। देखिए, मतलब जिंदगी से मौत आसान कैसे है, तो मतलब कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन लोग मौत को क्यों चुन लेते हैं कभी? एक अचानक एक देखिए आदमी जो मतलब, बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो अचानक से कोई चीज नहीं चुनते हैं, मतलब इसको हमें समझना पड़ेगा। कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है। मतलब आपको लगता है कि कोई भी चीज अचानक से आपको एक्सीडेंट होता है, लेकिन जो चुनता है वो कोई भी चीज अचानक से नहीं चुनता है। हम चुनाव बहुत सोच समझ के करते हैं, और सोच समझ के मतलब कि लंबा वक्त बिताते हैं उसमें, हम उस इमोशंस के साथ लंबा रहते हैं। वही है कि मतलब अगर किसी इमोशन के साथ लंबे वक्त में हैं, और उस वहाँ पे उसे नहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ये जो डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक से हमने लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या चीज पहुंचाती है? रिश्ते पहुंचाते हैं, पैसों की कमी मतलब पहुंचाती है, बीमारी पहुंचाती है, या फिर किसी तरह की इनसिक्योरिटी पहुंचाती है? कुछ तो कारण होगा कि लोग रिश्तों में ज्यादा दुखी हैं। जैसे अक्सर अगर किसी कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बच्चा अगर आत्महत्या कर ले 20-22 साल का, तो लोग कहते हैं कि पक्का लड़की के चक्कर में फंसा होगा, या पक्का उसका कोई अफेयर होगा। फिर वापस से वही मतलब हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम फैसला सुना देते हैं चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि रिश्ते जो हैं वो मेरे हिसाब से सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं, क्योंकि देखिए अब अकेलापन, अगर आप अकेलेपन की बात करें, तो ऐसा कहीं मतलब प्रूवन नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो अकेलापन नहीं है। कहीं ऐसे नहीं है। आपके पास सब लोग हैं, आपके पास पैसे भी हैं, फिर भी आप ये फीलिंग है, आप अकेलापन फील कर सकते हैं। यहाँ 10 लोग हैं, फिर भी आपको लगेगा कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं मतलब 10 लोग बैठते होते, बात होते रहते, कोई एक पर्सन खोया खोया रहता है। मतलब आप फिजिकली तो हैं, बट आप पता नहीं मेंटली हैं कि नहीं, वहाँ पे आप खोए खोए से हैं। कभी आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं जहाँ लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मेरे पास कोई बात हाँ करने हाँ, के लिए नहीं? एकदम एकदम ऐसे तो खूब कॉल आते हैं, और हम लोग उसी के लिए हैं। मतलब चूंकि हम लोग समझते हैं उस बात को, मतलब
और ऐसे भी हुआ है कि किसी ने कॉल किया और बोला कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, और हमने बस केवल कॉल किया है आपसे बात करने के लिए, और बात करते 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 पता चलता है कि वो तो पूरा पिटारा खुल गया। तो शुरुआत वहीं से होती है। लोगों पे सबसे ज्यादा दबाव किस चीज का है दिमागी तौर पर? देखिएगा तो कास्ट वाइज भी चलाता है चीज़ें, इसमें आपको रिलीजन भी इन्वॉल्व है, उसमें आपको जेंडर भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर कई सारी चीज़ों का है, स्टिग्मा भी है, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोगों को डर है, कई सारी चीज़। तो मतलब कास्ट को लेके आपने बोला, कास्ट को लेके कैसे डिप्रेशन? क्यों नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आप भी जानते हैं हमारे समाज में मतलब जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो कई बार ऐसे होता है कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, मतलब मैं जानता भी हूँ जो बिहार में काम करते हैं, बहुत सारे दलित समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, और वो पहली पीढ़ी है वो जिन्हें ग्रेजुएशन तक लेके जाते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं, तो बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर। मतलब खुद वो आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई करना है, पूरे परिवार को आगे लेके उसे बढ़ना है। तो और दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब हम लोग देखते हैं कि ऐसे मान लीजिए कि बिहार में ही, अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो बिहार में आप अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं। बिहार अपने आप में ऐसा है कि यहाँ पे कई सारे, बिहार में ही कई सारे कल्चर मौजूद हैं, और हम कई बार डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, जाने में अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता है, हम उतने सेंसिटिव हैं ही नहीं। कई बार कई सारे शब्द हम बोल देते हैं, हमें उस शब्द की गंभीरता नहीं होती है पता। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब हम कह तो दिए, लेकिन हम उसके प्रति गंभीर ही नहीं है, सजग ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा। शब्द सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं रिश्तों को, मानसिक स्थिति को। ये आपने महसूस किया है? रिश्तों में भी क्या होता है, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं वो बातचीत से ही बिगड़ती है, जो बनती भी और बिगड़ती भी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर आपके रिश्ते लोगों से ठीक है। अगर परिवार साथ खड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सही बात है, एकदम कहना सही है। एकदम 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 बेशक, मतलब मुझे लगता है कि अब सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, बस कोई आपका एक साथी चाहिए और कोई आपको समझ सके। कब आपको लगता है कि हमें ये लगता है कि, या वो एक पड़ाव आता है जब हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है एक काउंसलर की? ये तय हम कब कर सकते हैं? मतलब तय तो आप किसी भी पड़ाव पे कर सकते हैं, मतलब मैं ऐसे बोलूँ कोई इसका पड़ाव फिक्स नहीं है। मतलब मैं जैसे आपको बताया कि अगर आपको ऐसे भी लग रहा है कि मैं 2 दिन से मतलब थोड़े उदास हूँ, तो भी आप बात कर सकते हैं। काउंसलर तो मतलब कहते हैं परामर्शदाता है, तो मतलब वो काउंसलर है वो आपके लिए, वो कोई आपको मेडिसिन नहीं देने वाले हैं, कोई आपको अलग से ज्ञान नहीं बांटने वाले हैं। उनकी जो समझ है, उन्होंने जो पढ़ाई किया है, वो जो काउंसलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्किल सेट है जहाँ पे वो थोड़े ह्यूमन ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। गुस्से को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो गुस्सा जो है मुझे तो लगता है कि मतलब हैंडल करना जो है उस पर बाद में आएगी, हैंडल तरीका क्या है हैंडल करने का। लेकिन गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, और वो भी इमोशन निकलना चाहिए। जैसे मैं शुरू में भी बताया था कि गुस्सा जो है वो बहुत स्वाभाविक है, गुस्सा निकलना भी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मतलब गलत तरीके से गुस्सा, मतलब कहीं का कहीं गुस्सा निकाल दिया उसका, चूंकि फिर उसका और दुष्परिणाम बढ़ सकता है इन सब चीज़ों। 1 घंटे आप कोई स्पोर्ट्स करिए, कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको अच्छा लगता है, एक घंटे आधे घंटे अगर आप कर सकते हैं, आप देखिए कि पूरे दिन की आपकी थकान निकल जाएगी। कई बार हमें लगता है कि मैं थक गया हूँ, अब कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि आप अगर दिन भर काम किए, थके हुए हैं, शाम को जो भी स्पोर्ट्स, हाँ उस स्पोर्ट्स में आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, आप वो करिए, फिर देखिए आपका मतलब वहाँ पे। दूसरा मैं थोड़े मेडिटेशन वाले प्रैक्टिस में गया, तो मुझे वो काफ़ी मदद किया। मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं मतलब ये तो नहीं कह सकता कि नहीं करता, लेकिन बहुत कम हो गया है, और वो मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता जितना अच्छा मैं महसूस करता हूँ। ये मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे अगर किसी दिन बहुत सुबह सुबह गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को सबसे बिल्कुल अलग कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों से मिला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है जी, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं बहुत दिनों तक गुस्से को दबा के रखता हूँ, और मुझे अगर किसी दिन सच में अगर गुस्सा आया बहुत तो स्वाभाविक। मैं सबसे कट जाता हूँ उस दिन के लिए, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि
आज अगर मैं किसी से भी मिलूंगा तो मैं चीज़ों को खराब ही करूंगा। अगर मैं स्कूल में जाऊंगा तो हो सकता है किसी टीचर पे नाराज हो जाऊं, हो सकता है किसी बच्चे पे नाराज हो जाऊं, माँ पे नाराज हो जाऊं, पत्नी पे नाराज हो जाऊं, बच्चे पे निकाल दूं, किसी से मिलूं, ड्राइवर को बोल दूं या किसी स्टाफ को बोल दूं, ये मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन मैं पूरी दुनिया से कट जाऊँ। सही तरीका है ये। तो आपने जो मतलब जो सवाल पूछा था कि अ, वो कब वो पड़ाव या वो है जब हम काउंसलर से मदद ले सकते हैं, तो बेशक आपने जो अभी कह रहे हैं यहाँ भी मदद ले सकते हैं काउंसलर से आप इस पड़ाव पे भी। और ये जो तरीका आप चुन रहे हैं, थोड़ा और आपको मतलब देखना पड़ेगा कि जो आप ये तरीका चुन रहे हैं कब तक, क्योंकि आप मतलब एक आपने बीच में बोला है कि कई दिनों तक, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस फेज में फेज में रहता हूँ। आप इस फेज में रहते हैं। कभी आपने मतलब वो समझने की कोशिश किया है कि आपके ऊपर इसका असर क्या पड़ता है? नहीं। तो आप जरा इस पे विचार करिएगा, सोचिएगा कि आपके ऊपर उसका असर क्या पड़ता है। फिर मैं वही लेके आऊंगा आपको कि आपके ऊपर उसका असर क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से क्या असर पड़ता होगा? देखिए मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति करता है। मतलब मैं अगर खुद का बताऊं कि अगर मैं मतलब चूंकि मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूं, तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक किसी भी गुस्से के साथ या इन सब चीज़ों के साथ मैं बहुत लंबे वक्त तक रहता हूं। देखिए कोई ये कह दे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो भी मुझे लगता है ये थोड़ा सा वो दिक्कत झूठ है। नहीं, झूठ नहीं, थोड़ा दिक्कत है। इसलिए कि मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि देखिए वो सारी भावनाएं, सारे इमोशन आपके अंदर आएंगे। कई बार क्या होता है कि हम पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मतलब हम पूछते हैं ये आपको अभी आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है। कई बार हमें ये नहीं समझ, हमारे जो इमोशन है हर क्षण फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब कई बार अप एंड डाउन होते हैं। मतलब सुबह से जैसे आप है कि बहुत अच्छे मूड में है, दोपहर में थोड़ा आपने डाउन हो गए, शाम होते होते फिर कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई, बहुत अच्छा आपका ऐसे मन हो गया। तो पूरे दिन हमारे जो भावनाएं हैं, इमोशन है, वो चलते रहते हैं। तो उसको समझ पाना पहली चीज। दूसरा ये है कि मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के ऊपर, मतलब मान लीजिए जैसे आप देखिए जब खुश होते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं आपके साथ। मान लीजिए जैसे अभी सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है, तो होता क्या है, मतलब अच्छा लगना तो ठीक है, आपके साथ क्या होता है, आपके 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 बॉडी में किस तरीके की काम बेहतर कर पाता हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप टॉलरेंस बढ़ जाता है लोगों की तरफ। ठीक इसके उल्टा होता है जब आप गुस्सा में होते हैं। सबसे पहले मेरी प्रोडक्टिविटी हिट होती है। तो मतलब मुझे आप लगता है कि मैं बेड नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं मतलब मुझे मन करता है कि मैं, मुझे किसी ने बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेंटली तुम उस दिन ठीक नहीं हो तो जस्ट स्लीप, सो जाओ। देखिए मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत अलग अलग प्रैक्टिस हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि किसको क्या वर्क करता है। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि आप 2 घंटा अगर सो भी लेते हैं तो बहुत मतलब बॉडी को, माइंड को थोड़े, बट देखिए गुस्सा जो मतलब कई बार कारण भी समझना होता है। मान लीजिए कारण कुछ ऐसा है जो कारण बार बार आपके सामने रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत ही मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव है कि जो गुस्सा है। और हम बट ये है कि मतलब गुस्सा जो है कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और हमारे शरीर को कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाता ही है। मतलब गुस्से में हम क्या क्या भूल जाते हैं। मतलब मैं ऐसे भी मैंने महसूस किया है कि जब लोग गुस्सा होते हैं तो पूरे शरीर ऐसे उनके लाल हो जाते हैं, हाथ पैर में कंपन हो जाता है गुस्सा होता है तो। ऐसा कभी महसूस किया है आपने? नहीं, उतना उतना गुस्सा तो मुझे, हाँ, मतलब या फिर आवाज हमारे लड़खड़ाने लगते हैं। हाँ। आवाज कई बार ऐसे होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो ऐसे अटका हुआ है, हलक में ही नहीं निकल पा रहा है। हाँ, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि जब मुझे मेरा वो मोमेंट आता है कि हाँ, अब मुझे लगता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या अब मैं क्षति ज्यादा पहुंचा दूंगा, तो मैं कट जाता हूँ उस मोमेंट पे। तो अब मैं यहाँ एक चीज आपसे पूछूंगा कि कट तो गए, कट गए, आपको पता है कि मैं कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूँ दूसरे को इसके वजह से, लेकिन आप अपने ऊपर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को। मतलब हम सेल्फ कहाँ भूल जाते हैं, हम हमेशा दूसरे की सेल्फ तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना, अपने साथ क्या गुजर तो रहा मैं है ये तो मतलब इस मेरा बात मेरा सवाल वही रहता है ना, हम हमेशा दूसरे की लगते हैं सोचने। मतलब जब हम बात की शुरुआत किए थे तो दूसरा क्या सोचेगा, क्या वो मेरे प्रति जजमेंट बनाएगा। जब हम ही खुश नहीं है तो हम किसी को खुश कैसे रख तो सकते हैं? मेरा सवाल है कि मैं कहाँ हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर लूँ,
मैं किधर हूँ, सेल्फ मैं किधर हूँ। तो अपनी बात करना बहुत जरूरी है और खुद को समझना। मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो दुख का फेज होता है ना, कभी कभी एक मोमेंट आता है जब वो भी अच्छा लगने लगता है, जब अपने ट्रॉमा से ही हम बाहर नहीं निकल। दुख अच्छा क्यों लगता है, मतलब बड़ा, मतलब ये सारे जो आप, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खूब इस पे स्टडी करके आए हैं। देखिए दुख जो है अगर हम, अच्छा लगने लगा। हाँ मतलब मेरा, हाँ मतलब ये मेरे साथ नहीं हुआ है, जी लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जिनसे मैं जब भी बात करता हूँ या जब भी उनके साथ बैठता हूँ, मुझे लगता है कि इनको अपनी सफरिंग अच्छी लगने लगी है, इनको अच्छा लगने लगा है। ये ये जो इनका दुख है या जो दुख नहीं भी है, उस चीज में भी एक दुख ढूंढना, वो उनको अच्छा लगने लगा है, और वो चीज कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट करने लगती है, देखिए दुख जो है, ऐसे लोगों के साथ रहना। और मतलब दुख इसको अगर ऐसे देखें कि अच्छा लगने लगा, वहीं हमारा जो मतलब वो फेज है कि कुछ मैं, लोगों को अच्छा लगने हाँ, लगता है। इस तरीके के केस जो हैं मतलब एक एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हमें मान लेते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है, और उसको हम मतलब अगर एज अ, मतलब आप एक थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन आप देखिएगा कि मतलब हम आकलन करते हैं कि अच्छा क्या गलत है क्या सही है, और आकलन क्या करते हैं, कुछ हमारे रूल हैं, कुछ नियम हैं, कोई आधार है जिसके आधार पे हमें तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब मान लीजिए कि जैसे ऐसे होता है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा तो एक जैसे पूरे हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में घूंघट प्रथा वगैरह जो है, तो स्वीकार्यता हो गई है उसके प्रति। मतलब आज हम बात करते हैं उसकी कि सही गलत क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन एक सहज स्वीकार्यता हो गई है कि जो है वो ठीक है, मतलब उसका विरोध नहीं करना है, या वो गलत नहीं मेरे साथ हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही दुख के साथ भी होता है कि मतलब कुछ चीजें अगर मेरे साथ घटित हो रही हैं, तो मैं बहुत मतलब दुख जो है कहीं ना कहीं ऐसे मान लीजिए कुछ चीजें मेरे साथ हुई, मुझे पता है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या जो चीज़ें हैं ये मैं इससे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि तो हमारे समाज में बहुत सहज स्वीकार्यता है इसकी। हाँ जैसे मुझे, हाँ मैं छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे जब मेरे पापा गुजरे और जी मेरी माँ को, जब वो अगर उन्होंने बोला कि नहीं अब मैं कलर नहीं पहनूंगी, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो एक मैरिड लेडी करती है या एक खुश लेडी करती है, जो उस चीज़ को हैंडल करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। एकदम एकदम, मतलब ये हम लोगों ने उनको कहा कि नहीं देखो, पापा नहीं है ये बात अलग बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कलर नहीं पहन सकती, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कहीं जा नहीं सकती हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सफ़ेद चूड़ी पहनो, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम चाह के भी मेकअप नहीं करो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो विडो होने के बाद वो कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, उनका मन करता है लेकिन वो नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनको लगता है कि तो मतलब बहुत चीजें तय कर दी जाती हैं ये, जब हमारे आप बात करते हैं लिए कि जी। हम दुख की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि यही तरीका है। तो जब आप स्वीकार्यता में चले जाते हैं, आपको लगता है कि एक्सेप्टेबल है, मतलब ये तो जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत सामान्य बात है, तो कहीं न कहीं वो आप उसमें जीने लगते हैं। आप उसमें जीने लगेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब तो मतलब हम आप बात कर सकते हैं कि यह चीज़ ठीक नहीं है, इससे दुःख हो रहा है। लेकिन जिसके साथ हो रहा है, क्या उसको ये महसूस हो रहा है क्या? और हो सकता है वो मन से ये चीज़ करना नहीं चाह रहे हो, एकदम। लेकिन वो फिर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है। जैसे आप घूंघट प्रथा की बात जी। करते हो, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। कोई विडो है, कोई विधवा है, वो चांदी की चूड़ी पहनेगी, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। और ये सारी चीज़ें, मैं ये जितनी बातें हैं सब सब कुछ मानसिक स्वास्थ्य के दायरे में आती हैं। तो बहुत बड़ा है मानसिक स्वास्थ्य का दायरा। मतलब इतना छोटा नहीं है, हमें ऐसे लगता है। ये सोसाइटी जो एक एक्सक्लूजन का, या एक जो ये मेन फ्रेमवर्क से जो लोगों को निकाल देती है, चाहे वो विडोज हो, चाहे वो लेट्स से कोई, जैसे HIV की बात की आपने, ये इन सब का भी अरे असर पड़ता हो। ऐसे तो बहुत असर पड़ते हैं। मैं आपको मतलब HIV का एक इंसिडेंट बताऊंगा कि मतलब एक महिला को गांव से निकाल दिया गया था, पूरे गांव ने मिलकर निकाल दिया, सोचिए।
पूरे गांव के लोग, मतलब गांव के लोगों ने निकाल दिया। फिर हमें पता चला कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको संभाला वापस, मतलब बात करके गांव में लोगों से, मतलब जो भी वहाँ का लोकल कनेक्ट था करके। लेकिन इस तरीके से मतलब एक बीमारी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको कैंसर होता है, आपको कोई गांव से निकालता है? आपको डायबिटीज होता है, आपको कोई गांव से निकालता है? आपको ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपको कोई गांव से बाहर निकालता है? नहीं ना। लेकिन मतलब एचआईवी को किस तरीके से आप देखते हैं, मतलब इतना टैबू क्यों बना देना इस चीज को पूरे गांव से? वो मतलब ठीक है, उसको बीमारी है, वो दवा भी ले रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गांव वालों को पता चला तो डिस्क्रिमिनेट करके बाहर निकाल दिया। दूसरे साइड में आते हैं हम लोग, उसकी मानसिक स्थिति में क्या गुजर रहा होगा सोचिए। अगर किसी एक महिला को गांव से निकाल दिया जाए, क्या उसके साथ गुजरेगा? और पूरा गांव एक तरफा हो जाता है, पूरा गांव। और केवल एक बीमारी की वजह से डिस्क्रिमिनेट। तो बहुत मतलब अमूमन बहुत सारे काम इस पे हो रहे हैं, बहुत सारे सरकार के अच्छे प्रयास हो रहे हैं, इस पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो टैबू हमारे लिए बना हुआ है, और केवल एचआईवी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी, मैं तो इसको बोलता हूँ ये भी एक टैबू की तरह ही है। मतलब इस पे भी लोग, आप मतलब जैसे शुरुआत में हमने कहा कि आप जाइए अपने जिले में किसी को लेके कि आप मनोविशेषज्ञ के पास आप गए थे, पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा कि आप पागल डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मतलब प्राउडली लोग जाते हैं कि हाँ मैं डायबिटीज चेक कराने जा रहा था, या मैं फिजिशियन के पास गया था। लेकिन कोई मनोचिकित्सक के पास गया है और आके बात करे कि मैं मनोचिकित्सक के पास से अपने आप को दिखा के आ रहा हूँ, फिर आप सोचिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और हमें इसमें हम सबको आना पड़ेगा, और आके इसको एक मुहिम की तरह चलाना पड़ेगा। और एक मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में 50%, मतलब कुल आबादी का 50% हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि हम तमाम क्राइसिस की बात करते हैं ना, अभी क्लाइमेट चेंज की बहुत बात हो रही है, बहुत सारे क्राइसिस की बात करते हैं हम दुनिया में। एक मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा क्राइसिस है, अभी भी हम बहुत गंभीरता से या बहुत उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं काम करने वाले, बहुत लोगों को आने नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है। मुझे एक्चुअली ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिहार में भी एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम कर रही है, और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं काबिले तारीफ है। और एक्चुअली कहूँ तो हेल्थ केयर में एक जेम है, ऐसी ऐसी एक हेल्पलाइन आप लोग चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके योगेन जी, काफ़ी आशा करते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशन है हमारी, ये फ्यूचर में हम लोग फिर एक बार बात करेंगे, फिर कुछ नई चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और हमारे माध्यम से आपको भी कुछ, बहुत सारे बिहार में कई लोगों को पता चले कि आप ऐसा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कॉल सेंटर चला रहे हैं, काउंसलिंग सर्विस चला रहे हैं, और जिनको भी ज़रूरत हो काउंसलिंग की, वो एक सेफ स्पेस है मुक्ता फाउंडेशन, मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन। और आप यहाँ पे जब चाहें कॉल कर सकते हैं, और एक हेल्प जो आपको चाहिए वो आप ढूंढ सकते हैं। वो हेल्प आपको यहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड और नॉन जजमेंटल तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगी। थैंक यू, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।